हेलो गाइस। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पाई मोहर, इससे स्टार्ट करने वाले ये जो आपको मोहर दिख रही है वो है हड़प्पाई मोहर कहते हैं। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो हमारे जो हिंदुस्तान की सबसे पहली जो सभ्यता मानी जाती है, जो कि शहरी सभ्यता थी, तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। हड़प्पाई मोहर चित्र 1.1 आपको बताया गया है। संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। देखो, ये जो लिपि इसके ऊपर ये जो उत्कृत है ना, ये वाली लिपि, लिपि यानी होता है किसी भाषा को लिखने का तरीका। ठीक है, तो किस तरीके से ये देखो, ये लिपि आज दिन तक इसको पढ़ा नहीं गया है, यानी बहुत कोशिश की गई है लेकिन अभी तक इसको कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, ये अलग ही लिपि थी उन लोगों के द्वारा लिखी गई। और ये जो थी सेल खड़ी नाम का एक पत्थर होता है, उसके ऊपर ये खोद के बनाई गई थी। ठीक है, ये जो है, फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। देखो, हड़प्पाई सभ्यता जो थी वो बहुत पुरानी, हजारों साल हो चुके हैं ना, हजारों सालों पुरानी जो सभ्यता थी, वो जो सभ्यता है उसके बारे में हमें आज दिन तक उसके जो जैसे कि ये जैसे सेल खड़ी का ये पत्थर मिल गया, यानी मुहर मिल गई, मृद भांड मिल गए, मिट्टी के जो बर्तन थे, आभूषण है, औजार है, इनके द्वारा क्या है उनके जो आवास है उनके द्वारा हमें क्या है उस जीवन के बारे में पता पड़ता है कि किस प्रकार के जीवन को वो लोग जीते थे। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे। यानी हमें इस पाठ के अंदर हमें ये सभी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से हम इनके साक्ष्यों के बारे में जानते हैं, किस तरीके से हम इनके जीवन के बारे में अभी तक जान पाए हैं और आगे भी कितना जान पाएंगे और कितना नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पारिभाषिक शब्द क्या आएंगे? स्थल और काल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा गया। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तु, पूरा का मतलब कहीं भी आए तो पूरा का मतलब होता है प्राचीन। संस्कृत का शब्द है पूरा यानी प्राचीन। ठीक है, कि ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई डेफिनेशन आपको पूछ ले किसकी, सिंधु घाटी जो ये शब्द है किसकी, संस्कृति की अगर आपको डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? बताओ, आप क्या बोलोगे? तो आपको बोलना है सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहेंगे आप? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक का मतलब होता है पुरातत्वविद, पुरातत्व, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, तत्व यानी होते हैं वो वस्तु, विद यानी उसकी जानकारी प्राप्त है ना। तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग, पुरातत्वविद यानी हो जाए वो आर्कोलॉजिस्ट है ना, यानी जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, वो संस्कृति शब्द का प्रयोग किन वस्तुओं के लिए करते थे? पूरा वस्तुओं यानी पुरानी वस्तुओं के लिए करते थे, कि ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। विशिष्ट यानी अलग ही रूप उसका, विशिष्ट, स्पेशल, और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, और वो भी विशिष्ट चीज़ किसी विशिष्ट स्थान पर ही मिले, यूनिक, हर कहीं भी किसी विशिष्ट जगह पर ही मिले और कोई विशिष्ट चीज़ हो, तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। और उस काल से संबंधित अगर कोई चीज़ मिल जाए, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ये जो सेल खड़ी का पत्थर है, वो सेल खड़ी का पत्थर हर कहीं नहीं पाया जाता। ये जो सेल खड़ी की मोहर है हर कहीं नहीं पाई जाती, वो किसी एक ही स्थान पर पाई जाती है। ठीक है, और किसी एक स्थान पर पाई गई और उस समय की जानकारी दे रही है और किसी विशिष्ट शैली में पाई गई है। देखो, ये
जैसे कि ये बेल जैसा दिख रहा है आपको, ये बना हुआ है, ये ऊपर लिपी गई, अलग ही शैली है, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसे वो पुरातात्विक जो कहेंगे उसे क्या कहेंगे, संस्कृति कहेंगे। क्या कहेंगे, संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें क्या क्या मिली है, विशिष्ट वस्तुओं में क्या क्या आएंगे, मोहरें देख लो ये आ गई, मनके, बाट, बाट जो होते हैं वो आप तोलने वाले हैं ना, पत्थर के फलक है ना, चित्र 1.2 में बताए गए ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, ये देखो बाट है, ठीक है। ये मनके हैं, देखो मनके का मतलब ये जो है ना चमकने वाले, इस तरीके से मनके, मोतियों की माला देखी, उसके अंदर जो जैसे वो होते हैं ना छोटे 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 पुएरो रखते हैं, वैसे दिख रहे हैं। और पक्की हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान कहाँ कहाँ मिली है, क्या क्या मिली है, तो मनके, बाट, पत्थर, पक्की ईंटें। और कहाँ कहाँ मिली है, तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। तो खूब लंबी दूरी पर स्थित है, ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में फैली हुई है, नहीं। अफगानिस्तान देख लो, जम्मू कहाँ है, बलूचिस्तान देख लो, है ना, गुजरात देख लो, ये सारे अलग अलग जगह दूर दूर है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान। अब देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसको हड़प्पा क्यों कहा गया, सिंधु घाटी तो मान सकते हैं कि सिंधु नदी थी, उसके किनारे बसी हुई सभ्यता है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। लेकिन हड़प्पा क्यों कहा गया, हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा गया, तो इसका नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई, हड़प्पा नामक स्थान पर यह पहली बार इसकी खोज हुई थी, खोजी गई थी, जिसके कारण इसका नाम क्या कर दिया गया, हड़प्पा संस्कृति। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। ईसा पूर्व यानी अभी ईसा के बाद का समय चल रहा है, यानी 2023 चल रहा है, यानी दो ईसा के जन्म से भी 2023 साल हो चुके हैं, उससे भी 2600 साल और 1900 साल, 1900 ईसा पूर्व है ना, इस क्षेत्र को, इस काल को मतलब निर्धारित किया गया कि इसके बीच का हो सकता है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। देखो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 2600 और 1900 इसके बीच में कहीं न कहीं मानी गई है। इसके पहले भी कोई ना कोई सभ्यता हुई होगी, यूँ तो ही नहीं पहली बार ही लोग सभ्यता इसी ये हड़प्पा ही है, नहीं, ये तो पहली ज्ञात सभ्यता है, पहली जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है उस सभ्यता को हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इसके हड़प्पा के पहले वाली जो सभ्यता थी वहाँ भी लोग रहे होंगे, लेकिन वो हमें पता नहीं है, तो उस पहली वाली को कहते हैं आरंभिक, और हड़प्पा के बाद वाली भी होगी तो उसे कहते हैं परवर्ती। इन सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। अब देख लो अंग्रेजी में इसके इन चीज़ों के मतलब क्या क्या है। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है, ठीक है। बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी का जो मतलब होता है ना, ईसा पूर्व, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। आप कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी या ईसा, ईस्वी है ना, लिखा पाते हैं, आप एडी भी लिखा पाते हैं, ये ऐसे लिखा होता है, ये ऐसे एडी, या फिर आप लिखे ऐसे ईसा लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है तो देख लो, यह एनो डोमिनी, ए का मतलब होता है एनो, डी का मतलब डोमिनी, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद के वर्ष जो है वो उसे एडी लगाते हैं, और उनके पहले के वर्ष को बिफोर क्राइस्ट, बीसी लगाते हैं, ठीक है। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, ठीक है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई, सी का मतलब है कॉमन, और ई का मतलब है एरा, कॉमन एरा, किसको लिखते हैं कॉमन एरा, एडी को, ठीक है। बीसी को लिखते हैं बीसीई, बीसीई भी लिखते हैं, ठीक है।
और BCE का मतलब क्या है, का बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा याद रखना आपको, के लिए होता है। ये रहा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमें BCI के लिए ईसा पूर्व, CE के लिए ई तथा BP के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग मिला है, ठीक है। अब देखो ये एक चित्र दे रखा है आपको, मानचित्र, एक कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरास्थल रेखांचित पैमाना नहीं दिया गया। ये जो कुछ हड़प्पा पुरास्थल है उसके नाम दे रखे हैं, देखो कैसे, ये रहा मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, बालाकोट हैं, और कौन कौन से भाई, धोलावीरा, ठीक है, रंगपुर, लोथल, ये कालीबंगा, हड़प्पा, ये रहा हड़प्पा, सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इस संस्कृति को हड़प्पा कहा गया। मांडा, ठीक है, ये जो नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, सिंधु, ये देखो सिंध नदी है ना, ये सिंध, इस सिंध नदी, सिंधु नदी कहा जाती, सिंधु नदी के ये किनारे बसी है सभ्यता, क्योंकि नदियों के आसपास ही तो बसती थी। अब देखो जहाँ पानी होगा वहाँ खाना भी होगा, है ना, तो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ पानी होगा, जहाँ फसल उग सकती है, जहाँ खाना हो सकता है, ठीक है, वहीं रहना पसंद करेंगे। तो नदी सबसे बड़े स्रोत थी। आजकल भी देख लो, जितने भी बड़े बड़े शहर है, वो जो पुराने पुराने शहर है वो नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि नदियों से ही हमारा जो जीवन था वो आसानी से चल सकता था। आगे आरंभ, इस क्षेत्र में विकसित, किस तरीके से ये सभ्यता आरंभ हुई। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमानों पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। देखो आरंभ में हड़प्पा सभ्यता क्या भाई, ऐसा तो है नहीं कि हड़प्पा सभ्यता ही सबसे पहली सभ्यता ही सबसे पहले लोग बसे, ऐसा तो नहीं है। हड़प्पा सभ्यता सबसे विकसित हुई, सबसे ज़्यादा इसके साक्ष्य मिले हैं, सबसे ज़्यादा फेमस हो गई इसके, है ना, ये ऐसे फेमस, कोई इंसान फेमस हो गया इसका मतलब यूँ तो नहीं कि दूसरे लोग है ही नहीं, वो ही था, ऐसा तो नहीं है ना, दूसरे भी तो लोग होते, लेकिन उनमें वो सबसे ज़्यादा फेमस हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले भी बहुत सारी सभ्यता आई, उनके कैसे कैसे उनके साक्ष्य मिले, तो बहुत सारे मृद भांड, मृद का मतलब होता है मिट्टी, भांड का मतलब होता है बर्तन, तब मिट्टी से बने हुए बर्तन, इनकी शैलियों में से कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं उनके। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी, आकार बड़े आकार की संरचना लगभग न के बराबर थी, यानी छोटी 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 बस्तियाँ थी, ठीक है, और बड़े पैमाने पे जलाए हुए संकेत मिले। किसी चीज़ को जलाने के बाद जो उसकी राख बच जाती है ना, तो वो राख जो होती है वो कई सालों तक जो है उसके साक्ष्य वहीं रहते हैं। तो जो लोग होंगे वो लोग क्या करते होंगे कि एक बार जहाँ रह लें, अब रहने के बाद क्या हो गई, वहाँ की मिट्टी क्या हो गई, अनउपजाऊ हो गई, तो उसको क्या किया, वहाँ से जलाकर, और वो जो घर वर उनके बना दिए जाते थे उनको वो क्या करते थे, उनको क्या कर देते थे, जला कर, उन जंगलों को जलाकर और वहाँ से छोड़कर चले जाते थे। अगली जगह भी जंगल होते थे, उनको क्या कर देते थे, जलाकर न बिल्कुल अलग सपाट कर देते ज़मीन को, और वहाँ रहना स्टार्ट कर देते थे। फिर वहाँ से आगे इस तरीके से लोग क्या करते थे, चलते जाते थे, और जैसे ज़मीन उपजाऊ हुई, उपजाऊ ज़मीन पर कार्य किया, खाना खाया, है ना, अपना पालन पोषण किया, और फिर वहाँ से रवाना। इस तरीके से खानाबदोशों की तरह, यानी भटकते हुए ज़िंदगी व्यतीत करते थे। तो इससे हमें जो साक्ष्य मिले हैं निर्वाह के तरीके, अब आरंभ तो देख लिया, निर्वाह के तरीका, किस तरीके से वो अपना जीवन जीते थे। तो आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी, वहीं ये संस्कृतियाँ पनपी जहाँ हड़प्पा थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व
जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद। अब देखो भाई, पेड़ पौधे तो पहले से ही वरदान है इंसान के लिए, इसीलिए तो कहते हैं पेड़ पौधे बचाओ। वो लोग भी इतना समझते थे तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो पेड़ पौधों से ही क्या मिलते थे, बहुत सारे उत्पाद मिलते थे, जैसे लकड़ी हो गया, है ना, और क्या क्या हो गया, खाने की वस्तुएं भी मिल गई, जैसे साग सब्जी जो होती है वो पेड़ पौधों से भी मिल जाती थी, है ना। जैसे फल हो गए, फल से भी अपना पेट इंसान भर सकता था। और जानवरों जिसमें मछली भी शामिल है, लोग जानवर का भी शिकार करते थे जिसमें मछली, ठीक है, इनसे क्या प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। अब देखो, जो जले अनाज का मतलब ऐसा नहीं कि वो कच्चे अनाज खा देते थे, पहले अनाज को भूनते थे, उनको जलाते थे, उसके और अनाज जले हुए अनाज के दानों और बीजों की खोज से उन जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो इन चीज़ों की खोज में लगे हुए लोग थे, पुरातत्वविद, उनको इस बात की पूरी जानकारी हो गई कि पक्का यहाँ कोई न कोई सभ्यता बसी है। तो इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के, है ना, जो प्राचीन सभ्यता की खोज करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। लेकिन जो प्राचीन जो इन्हीं में आता है क्या, कि जो वनस्पति, जो पुराने अनाज के टुकड़े हो गए, अनाज के जले हुए दाने हो गए, बीज हो गए, इन जो वनस्पति का अध्ययन करते हैं प्राचीन काल की, उसे पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं, ठीक है, के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, क्या क्या थे, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। याद होना चाहिए आपको, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, याद रहना चाहिए। गुजरात से क्या प्राप्त हुआ है, बाजरा। क्या प्राप्त हुआ है, बाजरा। गुजरात से बाजरा, देखो गुजरात में भी ज आ रहा है और बाजरे में भी ज आ रहा है, ठीक है, तो इससे याद रख सकते हो, गुजरात बाजरा। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में, अब देखो पहले तो वनस्पति मिल गए, अब जानवर भी तो मिले, मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों, देखो अब वनस्पतियों को क्या कहते थे, पूरा वनस्पतिज्ञ, और जो जानवरों के बारे में पता लगाते हैं उन्हें कहते हैं पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों, और जीव पुरातत्वविद भी कहते हैं। द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह को कहते हैं सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। तो हमें इससे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से क्या जानकारी प्राप्त हुई, जो लोग थे वो वनस्पति पर भी आधारित थे और वो जानवरों के ऊपर भी आधारित थे, मछली वगैरह का भी शिकार करते थे, और उनके पास जो उनके पालतू जानवर भी होते थे, वो मांस भी खाते थे लेकिन पालतू जानवर भी रखते थे अपने पास में। तो इसमें कौन कौन मिले भाई, बकरी, भेड़, मवेशी जो मिले हैं, भैंस है, सूअर है ना, इनकी हड्डियां मिली है, इसका मतलब ये भी इनके पालतू ही होंगे। पालतू कैसे सर, हमें कैसे पता कि ये पालतू थे, अरे भाई कोई इंसान जब मर जाता होगा तो उसके साथ उसके जो पालतू पशु है उसको भी दफना दिया जाता होगा, तो इससे हमें क्या प्राप्त हो गई, जानकारी मिल गई कि अच्छा कोई न कोई इसका प्रिय था ना, इसके साथ ही दफनाया गया, इसका मतलब यूँ। तो इस तरीके से प्राप्त होती थी जानकारी। अब है कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। देखो अनाज के दाने मिल गए, इसका मतलब यूँ थोड़ी कि हमें पूरी कृषि कैसे की जाती थी उसकी जानकारी प्राप्त हो गई, यह तो जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है ना। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था। मोहरों पर किए गए रेखांकन एवं मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। अरे यार देखो, अभी भी हमारे यहाँ खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता है, और उस समय में भी बैलों की पक्की मिट्टी से बना, ये जो वृषभ दिख रहा है आपको, ये बैल दिख रहा है, तो इस बैल का मतलब क्या समझ पाओगे आप, यही समझोगे ना कि कोई ना कोई काम की चीज़ होगी, जब भी तो इस बैल को, अरे भाई देखो आजकल
जो हमारे हमारे ज़माने में आ जाओ, हमारे ज़माने में भी मूर्ति किसकी बनती? हर इंसान की मूर्ति थोड़ी बनती, जो कोई महान होता है उसकी मूर्ति बनती है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी मूर्ति देख लो अहमदाबाद में, तो वो महान थे इसीलिए उनकी मूर्ति बनी। तो इसका मतलब महान की कुछ न कुछ ऐसा पुराने समय में भी कुछ ऐसा होगा कि जो जो कार्य करने में जो हमें लाभ देता हो, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कामदायी हो, उसकी हम मूर्ति बनाते थे। तो बैल वगैरह जो थे वो कृषि जोतने में, जो जानवर थे या फिर कोई मुहरे वगैरह हो गई जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग था, तो उनकी क्या कब बनाई जाती थी? इस तरीके से हमारे पास प्रतीक मिलते हैं, तो उनके प्रतीक बनाए जाते थे। तो वृषभ भी इसका मतलब इसका प्रतीक है कि शायद वृषभ की भी जो मृण मूर्तियाँ हैं उससे पता लगता है कि वृषभ भी क्या करता था? खेतों को जोतने में मदद करता था। साथ ही चोली स्थान के कई स्थलों और बनावली का है हरियाणा में से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप भी मिले हैं। अरे वाह 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 वाह! पहले बैल मिल गया कि बैल से खेती होती थी भाई, जुताई होती थी। तो अब मिट्टी से बने हल भी मिले हैं, देख लो, इसका मतलब हल भी काम में आते थे। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कहाँ राजस्थान में किस स्थान से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। तो आपको इसमें से क्या चीज़ें मिली? तो आपको बनावली हरियाणा में, जो बनावली हरियाणा, और चोलिस्तान इन जगह से क्या मिले हैं? इन जगहों से आपको क्या मिले हैं भैया? बताओ बताओ बताओ। मिट्टी के हल मिले हैं। क्या मिले हैं? मिट्टी के हल, ठीक है। और कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगन राजस्थान में, यहाँ से आपको क्या मिला है? यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, जुते हुए खेत, ठीक है, के प्रमाण याद करने योग्य है। बड़ी बड़ी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न आता है। जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अरे भाई साहब, इतने होशियार थे वो लोग, देख लो अब कैसे। देखो क्या बोल रखा, इस खेत में हल रेखाओं के हल जो चलता था, तो एक रेखा तो यूं और एक रेखा यूं, यानी 90 डिग्री पे हल रेखाएं काटती थी, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता था पता है? इसका मतलब ये उन्होंने क्या क्या इससे अंदाजा लगाया कि विद्यमान थे, जो दर्शाते थे कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जा रही है। इस रो में अलग फसलें, कॉलम में अलग फसलें, कॉलम में अलग फसलें, रो में अलग फसलें, अलग अलग फसलें एक ही टाइम में उगाई जा रही है। देख लो अब, इतने होशियार, कम नहीं थे भैया, जोरदार थे वो लोग। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? तो इसके बारे में अभी भी पता करना बाकी है। ये प्रश्न पूछ रखा है कि क्या जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग, वो लकड़ी के हत्थे, जो लकड़ी से बने हत्थे बिठाते थे हल के अंदर, या फिर धातु के औजारों से बने हत्थे बिठाते थे, धातु का लगाते थे पीछे का वो भाग हल का, या फिर लकड़ी का? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। अर्धशुष्क का मतलब आधे, तो ऐसे क्षेत्र जो ना तो ज़्यादा सूखे हो और ना ही ज़्यादा गीले हो, यानी ना ही ज़्यादा वहाँ बारिश होती हो, ना ही ज़्यादा रेगिस्तानी जैसे, ना ही ज़्यादा बारिश, मतलब ना ही कम बारिश होती हो, यानी मतलब बीच की स्थिति, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अब वहाँ देखो, तब वहाँ तो भाई कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ ना तो ज़्यादा बारिश हो रही है और ना ही कम बारिश हो रही है, तो यानी दोनों के बीच की स्थिति है, तो सिंचाई की आवश्यकता है। अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक स्थान है, वहाँ हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। अरे भैया देख लो, अब सिंचाई की जरूरत पड़ी थी। शोरतुगई क्या नाम है? शोरतुगई से क्या मिले हैं
क्या मिले हैं? नहरों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? नहरों के अवशेष मिले हैं। नहरों के अवशेष मिले, परंतु परंतु पंजाब और सिंध में नहीं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले, अफगानिस्तान में मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए हल जल संचयन हेतु किया जाता हो। ठीक है, ये सारे अनुमान लगाए गए हैं कि क्या पता जो प्राचीन नहरें थी वो पहले से गाद का मतलब होती है मिट्टी, गादा है ना, हमारे इधर बोलते हैं गादा, जो कीचड़, उससे भर गई हो। कुएं से प्राप्त पानी का प्रयोग किसके लिए? सिंचाई के लिए किया जा रहा हो, क्या पता, है ना। धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है, वहाँ जलाशय, जलाशय यानी जल, जल प्लस आशय, जहाँ जल संग्रहित हो, जिसमें तालाब आ सकता है ना, तो उसका प्रयोग शायद क्या होंगे कि कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जा रहा हो। संचयन करना है ना, संचयन का मतलब इकट्ठा करने के लिए। अब है आपको प्रश्न पूछ रखा क्या है यहाँ, मानचित्र 1 तथा 2 की आपस में तुलना कीजिए तथा इसमें बस्तियों के वितरण में समानताएं तथा असमानताओं की सूची बनाइए। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रश्न है, चर्चा करनी है आपको। धातु के औजार देख लो, इसमें ये है धातु के औजार थे, ये धातु के औजार। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता है, किया जाता होगा? देखो सोचो, इन औजारों के आकार को देखकर सोचो, क्या इससे फसल कट सकती है या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ तक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण किए जा रहे हैं। देखो, पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाना आवश्यक था इन बर्तनों को। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि चक्कियाँ मिली है। भाई, चक्कियों का काम क्या होता है? अनाज को पीसना। अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त यह एकमात्र साधन थी। साधन तय आजकल की इलेक्ट्रिक चक्कियाँ नहीं थी ना भाई, करंट थोड़ी था वहाँ, करंट जब जन्मा ही नहीं था, तो अनाज पीसने के लिए ये चक्की काम आती थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंक्रीले, अग्निज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। किन किन से? कठोर, कंक्रीले, अग्निज। स्मूथ पत्थर तो होगा नहीं, स्मूथ पत्थर में कैसे अनाज पीसेगा? तुम भी तो सोचो, नुकीला मतलब एकदम कठोर होगा, कंक्रीला होगा, उबड़ खाबड़ होगा, है ना। अग्निज, बलुआ पत्थर, जैसे बलुआ पत्थर जो होते हैं ना, उससे बना होगा। इससे ये जो कठोर जो पत्थर होते थे उनसे ही अनाज पीसते होंगे और आमतौर पर इन्हें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले। इनके अन्य प्रयोग, खूब प्रयोग हुआ इनका, चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है। चक्कियों के तल कैसे हैं? उत्तल। उत्तल का मतलब कैसे? उत्तल का मतलब बाहरी ओर निकला हुआ, ये इस तरीके से। ये आपस में उत्तल है तो ये आपस में इसके अंदर अनाज फंसता और आराम से पीस कर आटा निकल जाता। ठीक है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा गया होगा जिससे इन्हें हिलाने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली है। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये देख लो, ये अवतल चक्की है, ये अवतल चक्की देख लो, अवतल चक्की। इसके ऊपर ये देख लो, ये जो पत्थर है वो रगड़ा जाता था, आज भी रगड़ते हैं ना, जो कुछ चटनी वटनी बनाते हैं तो ये सिल पट्टा कुछ कहते हैं इसको, ये इस पे रगड़ा जाता था। एक तो इस तरीके की चक्की होती थी। इन दोनों के प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया था है तथा हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में उधार मांगा है। अर्नेस्ट मेके फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत। ये देखो, पुरातात्विक वर्तमान समय की तुलनाओं में से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रकार में प्रयोग में ली जाती थी। मैके खोजी गई वस्तुओं की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या
यह एक उपयोगी नीति है। चर्चा करें, आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए पुरातत्वविद किन साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये देख लो, धोलावीरा से मिला जलाशय, इनके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। देख लो कितना मस्त सुव्यवस्थित, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, अंदर देख लो कितनी मस्त कारीगरी, एकदम क्या बात है यार। अब है तीसरा मोहनजोदड़ो, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, कि क्या होती है सभ्यता, क्या है, कौन सी थी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्यों कही गई, संस्कृति क्या होती है, क्या क्या अवशेष मिले हैं। ठीक है, किस तरीके से सभ्यता आई, उनका आरंभ कैसे हुआ, कैसे आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ, 2600 से 1900, है ना। निर्वाह के तरीके क्या क्या थे, कैसे लोग अपनी ज़िंदगी बिताते थे। ठीक है, और ये आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ, ये सिंध तथा चोलिस्तान, थार रेगिस्तान में लगा हुआ पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संदर्भ में ये आंकड़े दिए गए। बस्तियों की कुल संख्या 106, सिंध में, चोलिस्तान में 239, आरंभिक हड़प्पा में। इस तरीके से ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, किस तरीके से लोग निर्वाह किया अपना जीवन, क्या किन किन जानवरों को पालते थे, कहाँ कहाँ इन क्या क्या खाते थे, है ना, कौन कौन से अनाज मिले, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल हैं। ये तिल वगैरह ये अनाज मिले हैं, कहाँ मिले हैं, तो गुजरात के स्थलों में मिले हैं। ठीक है, किन किन जानवरों को पालते थे, तो इनकी हड्डियों से पता पड़ा कि ये जानवर पालतू पशु भी थे। भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियाँ मिली है। ठीक है, वनस्पतियों की खोज करें, पूरा वनस्पतिविद, पुराने समय की जो पुरानी वस्तु की खोज करें, पुरातत्वविद, और जो प्राणी यानी जो जानवरों के लिए खोज करते पूरा प्राणी विज्ञानी या फिर जीव पुराविद, पुरातत्वविद, है ना, जीव के लिए जीव पुरातत्वविद। कृषि प्रौद्योगिकी में कैसे कि भाई बीज मिल जाना या फिर दाने मिल जाना, इससे ही थोड़ी पता लग जाता है कि कृषि किस तरीके से की जाती थी, कैसे सिंचाई होती थी। तो उसके लिए बहुत सारे जो दे रखे हैं कि बेल का कैसे प्रयोग होता था, उसका देख लो, मिट्टी से बना रसब बनाया गया है। तो और जो है खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं, बनावली हरियाणा में मिट्टी के हल मिले हैं, कालीबंगन राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, शोरतुगई जो कि अफगानिस्तान में शोरतुगई है, नहरों के अवशेष मिले हैं। हमारे भारत में तो बहुत सारे जो है हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे क्षेत्र मिले, लोथल हो गया, बनवाली हो, हम बहुत सारे, हमारा भारत तो पहले से महान था। देख लो, पहली सभ्यता ही देख लो, ये इसी अच्छी सभ्यता भी हमारे भारत जैसे राष्ट्र में विकसित हुई, तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। अरे भाई, भारत जैसा देश कहाँ है यार, भारत तो महान है। धोलावीरा गुजरात में देखो जलाशयों का प्रयोग कैसे होता था। ठीक है, जो ये चक्की वगैरह, अवतल चक्की कैसे मिली, क्या प्रयोग था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। कल ज़रूर आप इस लेक्चर को पूरा कीजिएगा। तो बाय बाय।